स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। और ये जो आपके सामने फिलहाल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। ये वाली यूनिट हमारी 6 मार्क्स की आती है और लास्ट ईयर जो इसका क्वेश्चन आया वो 6 मार्क्स में ही आया, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन और चॉइस थी क्वेश्चन के अंदर। तो आपको इस पूरे बोर्ड पे सिर्फ लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा है, कहने को चैप्टर बहुत इजी है लेकिन उसके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको डिफरेंशिएट करना है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको याद करनी होगी इसकी डेफिनेशन कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं कि आपने पैसा खर्च तो किया है बट उस पैसे को खर्च करने की वजह से ना तो आपका कोई एसेट क्रिएट हुआ, और ना ही उस पैसे को खर्च करने की वजह से आपकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई। बात समझ आ रही है? हम पैसा खर्च तो कर रहे हैं लेकिन कोई एसेट नहीं आया हमारे पास और ना ही हमारी कोई लायबिलिटी घटी। तो हुआ क्या? ऐसे कौन से खर्चे हैं जिसकी वजह से ना एसेट और लायबिलिटी किसी पे फर्क नहीं पड़ रहा? इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, इस तरीके के खर्चे जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है जहां पर ना एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ऐसे खर्चे जो या तो आपके किसी एसेट को क्रिएट कर जाए या आपकी किसी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दे। यानी कि आपके पास से पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि या तो आपने कोई एसेट खरीदा होगा या आपने अपनी किसी लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया होगा। जैसे कि बताइए, कोई एक इन्वेस्टमेंट, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी एसेट को परचेज करना, या फिर आपने रीपेमेंट कर दी लोन की, तो रीपेमेंट ऑफ लोन भी आप कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको मीनिंग एग्जांपल अच्छे से बताना था और डिफरेंशिएट कर दिया आपने, ठीक। एक और लिख सकते हो, ये रेकरिंग इन नेचर होते हैं, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, ये होते रहते हैं, ये कभी कभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, the government of India offers various benefits like reduced import-export duties, incentives to the investors, tax rebates, etc. In light of the given statement, identify and explain the budget objective and its likely consequences. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी और उस स्कीम लॉन्च करने के तहत उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स रेट कम कर देना, इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देना, टैक्स की छूट दे देना। तो आप बताओ कि ये सब करके गवर्नमेंट अपना कौन सा बजटरी ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है और उसके क्या इंपैक्ट जा रहे हैं। और यहीं से आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही 100% पेपर लीक वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है, वो निकलता है कि आपको पढ़ के ही जाने हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कोई सा भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर कौन से वाला पॉइंट आपने आइडेंटिफाई किया है? री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। 3 नंबर में है ये पूरा पार्ट आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बजट से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, under the zero defect zero effect scheme, the government of India provides 80% subsidy to the mini, small and medium enterprises. Identify and explain the objective of government budget. उसी के चॉइस में था, तो अब आपको यहां पे बताना है कि अब कौन से वाला पॉइंट है। यहां पर 80% सब्सिडीज दी गई है मीडियम, स्मॉल और मिनी एंटरप्राइजेस को। बेसिकली इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होगा। अगर हमारे कंट्री की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अच्छी चलेंगी तो उससे ओवरऑल जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है वो सुधरेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी ही कंट्री के अंदर अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली 80% सब्सिडी उन्होंने इसलिए दी ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को बढ़ावा दे, ताकि लोग एस्टैब्लिश करें अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और कहीं ना कहीं इससे होगी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ। तो यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की गई है? इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो बजट के अंदर वो लोग इस ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम प्रमोट करना चाहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो उसी को आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया, डायरेक्ट, बिल्कुल डिफरेंशिएट करना था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में।
तो डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? जो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम और वेल्थ या प्रॉपर्टी पे लगाए जाते हैं। वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गुड्स के ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकते हो? इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स। वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक ही बोल दो काफी होता है, जीएसटी। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं? उनका नेचर क्या होता है? आपको 3 नंबर में 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे ना एग्जाम्पल के लिए। हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये इजी पड़ेगा आपको लिखना। डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, बट सेकंड पार्टी के ऊपर, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद हमसे एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, स्टडी द गिवन पिक्चर केयरफुली। पहले आपको इस पिक्चर को देखना है। अगर हम पिक्चर को देखें तो है क्या? सोर्सेज ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज के बारे में डिटेल दी हुई है, जहां पर हम देखें कि सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को कहां से आ रहा है। देखो जरा, यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम टैक्स से 20% है, फाइन से 6%। तो इस के अंदर आप देखो, फाइन 6% है, प्रॉपर्टी टैक्स 35%, मोटर व्हीकल लाइसेंस फी 2% है, सेल्स और ग्रॉस रिसीट टैक्स 34%, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 3%। प्रॉपर्टी टैक्स से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 35%। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसी के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा, कैटेगराइज द गिवन आइटम्स इन द पिक्चर इनटू टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। कौन कौन से टैक्स और कौन कौन से नॉन टैक्स रिसीट्स है? सिंपल सी बात, हम इतने पढ़े लिखे हैं, जिसके आगे टैक्स लिखा है सारे टैक्स रिसीट्स है। ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी, ये सेल्स टैक्स हो गया, ये इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया। और ये जो आपके पास दो है, फाइन और ये मोटर व्हीकल लाइसेंस फी, ये आपके लिए क्या है? नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? Government has started spending more on providing the free services like education, health to the poor. In the light of the above statement, explain how the government can use the budgetary policy in reducing the inequalities of income. गवर्नमेंट बजट का तीसरा पॉइंट आ गया फिर से ऑब्जेक्टिव का। हमने रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पॉइंट देख लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ का देख लिया, अब तीसरा ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। यानी कि आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। तो आप इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को कैसे डिफाइन करते हो? कि रिचर क्लास के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाना है और पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना है गवर्नमेंट को, ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके और ये जो गैप है रिच और पुअर के बीच में उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। देखो कोई ना कोई एक डिफरेंस तो जरूर आएगा इस चैप्टर में से। जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था कि किसी एक सेट में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो दूसरे सेट में कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट, तो तीसरे सेट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इस तरीके से जितने भी डिफरेंसेस बन सकते हैं इस चैप्टर से, तो हर एक सेट में एक अलग डिफरेंस था। तो डिफरेंसेस आप जरूर करके जाइएगा। अब रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती है? रिसीट्स का मतलब होता है बेसिकली आपके पास पैसा आ रहा है। अब इस पैसे के आने की वजह से क्या होना चाहिए? ये पैसा आने का सोर्स क्या हो सकता है? अपोजिट होगा इसमें। अब देखो पैसे आने के सोर्सेस दो हैं भाई, या तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से पैसे आ रहे हैं, या हमारे बिजनेस ऑपरेशन यानी कि जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है उसकी वजह से उसके पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जिसकी वजह से ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, भाई पैसा आया, अगर आप बोरोइंग्स लेते हो तो पैसा आता है ना, तो उस पैसे के आने की वजह से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पर रेवेन्यू रिसीट्स में हम रेवेन्यू रिसीट्स को ऐसी रिसीट्स नहीं मानते जहां पर लाइबिलिटी क्रिएट हो। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। यानी कि पैसा आया तो है, लेकिन उस आने की वजह से ना तो हमने कोई अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज किया है, ना ही हमारे पास हमारा कोई जो एसेट है वो हमने बेचा है। जैसे कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं फिर रेवेन्यू रिसीट्स के? टैक्स रेवेन्यूज, आप जो टैक्स कलेक्ट करती है हमारी गवर्नमेंट, वो भी तो उसके रेवेन्यू रिसीट में ही आते हैं। गवर्नमेंट फाइन गवर्नमेंट फाइन कलेक्ट करती है, पेनल्टीज लगाती है, उसके अलावा सब्सिडी ग्रांट्स, डोनेशंस आती हैं हमारी गवर्नमेंट के पास, तो ये सब क्या है? उसकी रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा, यस, जिसमें हम लिखेंगे ईदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी
और रिड्यूस एनी एसेट। यानी कि यहां पर आपके पास पैसा इसीलिए आया है कि या तो हो सकता है आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई हो या आपको कोई एसेट रिड्यूस हो गया। जैसे कि लाइबिलिटी क्रिएट होना बोरोइंग्स, एसेट का रिड्यूस होना डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिंपल आपसे मीनिंग पूछा गया है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जहां पर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाते हैं, और ऐसा डेफिसिट हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंसा सकता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल रिसीट से ज्यादा है, बट यहां पर हम लिखते हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स भी हैं और कैपिटल रिसीट्स भी है। ठीक है, तो जब आप अपने टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यूज माइनस करते हो टोटल रिसीट्स को, बट बोरोइंग्स को हटा के, तो वो क्या कहलाता है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के लिए एक लाइन और याद रखना, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को भी शो करता है। ठीक है, और बोरोइंग्स में दो चीजें आती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो पैसा आपने एक्चुअल उधार लिया होगा, और प्लस इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, और बोरोइंग्स को डेट क्रिएटिंग रिसीट्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकाला जाता है? जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी इकोनॉमी के पास कितना पैसा कम है अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए, उसको हम बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपसे मीनिंग पूछा गया। फिफ्थ क्वेश्चन, द गवर्नमेंट अंडर द उज्जवल योजना इज प्रोवाइडिंग द फ्री एलपीजी किचन गैस कनेक्शन टू द फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन। What objective the government is trying to fulfill through the government budget and how? Explain. यहां पर कौन से वाले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है? रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो आप हर बार देख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ रहा है लेकिन इनडायरेक्ट आ रहा है, ऐसे नहीं बोल रहे कि सीधे ये वाला एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अब है अगला, गिविंग रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। तो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का क्वेश्चन आए, वो ऐसा भी कर सकते हैं, क्लासिफाई एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसको भी प्रिपेयर कर लेना। रिकवरी ऑफ लोन, बताइए कैपिटल है या रेवेन्यू? कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि लोन की रिकवरी, आपने किसी को लोन दिया, पैसा वापस आ गया, आपका एसेट रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि किसी को लोन देना आपके लिए एसेट है, तो ये आपके लिए कैपिटल रिसीट है। उसके बाद प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्रॉफिट कमा रही है हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कैपिटल कैसे? रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेवेन्यू है ये सारे हो गए हमारे रेवेन्यू रिसीट्स। तो प्रॉफिट कमाना रेवेन्यू रिसीट है। बोरोइंग्स कैपिटल रिसीट, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी वाले चैप्टर से पूछे गए हैं, जहां पे ओवरऑल आपने एक कंक्लूजन निकाला कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जरूर पढ़ना है, कैपिटल, रेवेन्यू, चाहे एक्सपेंडिचर है चाहे रिसीट्स है, उन्हें भी जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है।